नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग इस समय आरओ की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में आज ये हमारा शायद सेट थर्ड होगा, नहीं फोर्थ होगा। ये चौथा सेट है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन एक सेट में करा रहे हैं, 20 क्वेश्चन एक सेट में करा रहे हैं। और ये कितने क्वेश्चन कराएंगे इसका कोई हम लिमिट नहीं दे रहे हैं, जहां तक संभव होगा हम मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आए हुए क्वेश्चंस को भी ले रहे हैं और जो संभावित क्वेश्चंस हैं उनको भी ले रहे हैं और उनके एक्सप्लेनेशन को इस तरह से कराने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो मिल जाए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश भी करिए। एक क्वेश्चन के द्वारा आप कई ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल सकें, इसकी पूरी कोशिश करिए। आप हमारे साथ अपनी स्पीड के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाकी तो हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके बाद जो हम आंसर शीट देते हैं लास्ट में, आप अपने हिसाब से अगर करेंगे तो उस आंसर शीट से आप मैच भी करने की कोशिश करिए और देखिए कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं। आप चाहें तो अपना जो भी आपने उस स्पीड में किया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अब यहां समझना होगा कीट की प्रजाति। अब अगर रेशम को आप देखें तो रेशम किस में आता है, रेशम जो है वो कीट की प्रजाति में ही आता है, ठीक है। किससे मिलता है, ये हमें कोकून से मिलता है। कोकून होता है, ठीक है ना। और इस कोकून के चारों तरफ प्रोटीन का एक ऐसे रेशेदार आवरण चढ़ता चला जाता है। ऐसे कोकून तो एक कीड़ा मान लीजिए ऐसे हो गया, इसी के ऊपर ऐसे रेशेदार ऐसे आवरण चढ़ जाता है, ठीक है। इसी को बाद में निकाल लिया जाता है और फिर उससे रेशम बनता है। शहद आप जानते हैं, शहद में भी जो मक्खियां हैं वो उनको एक कीट की श्रेणी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये किससे मिलता है आपको, हनी बी से मिलता है, यानी मधुमक्खियां होती हैं और वो अपने भोज्य पदार्थ के तौर पर इनको एकत्र करती हैं, लेकिन उसको हम लोग आप लोग वो करती बेचारी अपने लिए हैं, ले हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मोती देखा जाए तो मोती अगर लाख देखा जाए यहां पर तो लाख भी एक तरह से कीटों से ही प्राप्त होता है। एक तरह से ये भी एक कीट होता है, ये भी एक कीट होता है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, लाख कीट कहते हैं। लाख कीट कहते हैं, इसको मैं अभी आगे और समझाऊंगा। लाख कीट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये बेसिकली कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे, जैसे कि यहां तक कि बेर तक के पौधे पर भी ये पाया जाता है और उस टहनी में छेद करके वहां से ये पोषण प्राप्त करता है। जैसे मैंने कहा बेर के पौधे पर पाया जाता है। और अपनी सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है, ये मान लीजिए कीट है, तो ये कीट क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है इसी अपने ऊपर जो है ऐसे ऐसे क्या करता है, एक लाख का आवरण चढ़ा लेता है ऐसे ऐसे अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब मोस्टली लोग इसकी जो जिनको आवश्यकता होती है या जो सरकारी कामों में बहुत यूज होता है ये, तो क्या करते हैं उस टहनी को काट करते और इसको खुरच लेते हैं पूरा, और खुरच करके जो इकट्ठा करते हैं वही क्या हो जाता है, लाख हो जाता है, ठीक है। आजकल इसको बड़े पैमाने पर उगाने की खेती भी की जाती है। इसमें अगर भारत की देखें तो झारखंड राज्य इस जो है में लाख लगभग सबसे ज्यादा होता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 60% के आसपास केवल झारखंड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जहां तक अगले की बात है, अगले की अगर हम बात करें, आगे हम देखें मोती। मोती किससे मिलता है, मोती जो है आप जानते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार है। मोती जो हमको प्राप्त होता है ये कीट से नहीं मिलता है, जबकि कह सकते हैं कि आप घोंघा से मिलता है, सीपी से मिलता है। घोंघा आप लोग जानते होंगे, घोंघा यानी पाइला बोलते हैं और सीपी यानी यूनियो, ठीक है ना।
गांवों में देखे होंगे ऐसे ऐसे करके घोंघा होता है, पूरा ऐसे बड़ा करके ऐसे 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 करके होता है घोंघा, ठीक है। और सीपी तो आप लोग जानते हैं ही हैं, ठीक है, इस तरह से सीपी रहती है, ठीक है। और अब होता क्या है, ये कैसे बनता है जरा ये समझ लीजिएगा, मोती कैसे फॉर्म होता है जरा इसको जानिए आप लोग। फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें डी, लेकिन आप इसको जानिए थोड़ा सा कि ये मोती कैसे बनता है। एक्चुअली जो है ये जो घोंघा है या ये जो है आपका सीपी है यानी पाइला है या यूनियो है, आप जानते हैं इन पर, इनके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ा होता है और उसको इनका कंकाल भी कह सकते हैं। ये इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इनमें प्राकृतिक तौर पर किसी कारण से कुछ छेद हो जाता है। जब वो छेद हो जाता है तो उसमें जो है कुछ बालू वगैरह या मतलब ऐसा पदार्थ जो इनसे अलग प्रकार का पदार्थ है, ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वैसे जब ये अपना मुंह खोलते हैं भोजन वगैरह प्राप्त करने के लिए, तो कभी कभी उनसे भी अंदर प्रवेश कर जाता है कुछ बालू वगैरह, वो बालू वगैरह जो कुछ भी है जो कि वो अंदर चला जाता है। अब होता क्या है कि उसके ऊपर जो है एक कैल्शियम, इनके अंदर से ही कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट ये बालूनुमा ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जो इसके अंदर चला गया। अब इन्हीं के ऊपर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बनती हुई चली जाती है और लगभग गोलाई में वो ऐसे ऐसे बनती हुई चली जाती है और वो इस प्रकार से विशिष्ट रूप से चमकदार अवस्था में बन जाती है कि जो है बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट लगता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, यही क्या हो जाता है, मोती, ठीक है। बाद में जो मछुआरे वगैरह होते हैं इसे इकट्ठा कर लेते हैं और मछुआरे उनमें उनको फोड़ फोड़ करके अलग अलग करके फिर जो उसमें मोती बना रहता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं आप लोग, मोती बड़े पैमाने पर चाहिए, मोती को ऑर्नामेंट्स के तौर पर यूज किया जाता है, मोती की माला बनाई जाती है वगैरह जो कुछ भी होता है, तो ऐसे में मोती की आजकल खेती भी की जाने लगी है। तो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, यूनियो और पाइला को पाला जाता है, फिर इनमें कृत्रिम रूप से छेद कर दिया जाता है। कृत्रिम रूप से छेद करने के बाद उसमें कुछ बालू वगैरह इंजेक्ट करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है और चूंकि स्वतः नेचुरली कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट निकालता है वो इसके ऊपर जम जाती है और बाद में उनको जो है वो जो मोती का समान संरचना बन जाती है उसको निकाल लिया जाता है और फिर वो बड़ी मात्रा में मोती प्राप्त कर लिया जाता है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हुआ इसमें, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो कौन नहीं प्राप्त होता है, मोती नहीं प्राप्त होता, क्योंकि मोस्टली ये घोंघा, सीपी और अन्य जो मुलस्का संघ के जीव हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य परिस्थिति पूछ रहा है और डेसिबल में पूछ रहा है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को जब देखिए तो उस क्वेश्चन को देखने में हमेशा ये देखिए कि इसमें कुछ असामान्य बात क्या है। जो असामान्य बात हो या विशिष्ट बात हो, ठीक है ना, उसको हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा आपको कि जो है जो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है वो नहीं रहेगी। इसमें दो बातें क्या थी, एक तो सामान्य परिस्थिति यानी तेज हवा की स्थिति में या आंधी की स्थिति की बात नहीं कर रहा है, दूसरा डेसिबल में पूछ रहा है, डेसिबल में पूछ रहा है, क्योंकि और किसी दूसरी इकाई में भी तो पूछ सकता है, अब डेसिबल में पूछ रहा है, दो बातें हैं। तो सामान्य परिस्थिति में हल्का यानी लगभग 10 से 15 किलोमीटर की जो है रफ्तार है, तो थोड़ा इसे कम भी हो सकती है, 10 से 15 किलोमीटर से ज्यादा वायु की रफ्तार नहीं है। अब उस स्थिति में जब पत्ते आपस में हिलते हैं तो उनको हम सरसराहट कह सकते हैं। खासकर पीपल वगैरह के पत्ते हैं, बरगद वगैरह के पत्ते हैं तो उनसे बड़ी बढ़िया आवाज आती है, थोड़ी आवाज आम के पत्तों में भी आती है। तो उसका डेसिबल ये पूछ रहा है कि सामान्य स्थिति में जब पत्तियां आपस में लड़ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, तो जो सरसराहट की स्थिति है उसमें डेसिबल, उसमें ध्वनि का जो स्तर होता है डेसिबल में वो लगभग क्या होता है। तो अगर तुलना की जाए तो 60 बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 बहुत कम हो जाता है और 100 डेसिबल की ध्वनि तो उत्पन्न ही नहीं होती है, ठीक है ना। एक्चुअली ये वास्तविक लेवल जो मापा गया है, क्या किया जाएगा, इसको मापा जाता है 20 डेसिबल में होगा। क्या होगा, 20 डेसिबल में होगा। तो इस हिसाब से उत्तर क्या सही होगा, बी आंसर इसमें सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण, पाषाण यानी पथरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, किसका पाचन प्रभावित करता है। तो अब देखिए
पहली चीज तो ये जानना है कि जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय क्या काम करता है, फिर पित्ताशय में क्या बनता है, तो आप समझिएगा इसको। एक्चुअली पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर। पित्ताशय में क्या बनता है, पित्तरस बनता है। पित्तरस यानी बाइल जूस, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्षारीय द्रव्य है, क्षारीय द्रव्य है। पीएच लगभग अप्रॉक्स इतना होता है इसका, ठीक है ना। अब ये क्षारीय द्रव्य है। इस क्षारीय द्रव्य में पहली चीज तो समझिएगा कि इसमें कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता किसमें, पित्तरस में, ठीक है। तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। दूसरी खास बात और क्या है इसमें, एक्चुअली जो भी इसमें पाया जा रहा है एंजाइम फिलहाल नहीं पाया जा रहा है। काम समझिए पित्तरस का। पित्तरस क्या करता है, कायम की वसाओं का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है, कायम की वसाओं का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण मतलब इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं वसाओं को, जो कि वसा कैसी होती है, नॉर्मल तौर पर चिकनी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उनको दानेदार वसा, दानेदार वसा, जैसे घी होता है ना, चिकना घी पाचन में अच्छा नहीं होता है, जो दानेदार घी होता है वो पाचन के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या करता है, उनको इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब लगभग दानेदार वसा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, जिससे वसा का पाचन क्या हो जाता है, वसा का पाचन सुगम, सुगम या आसान क्या होता है, ठीक है ना। वसा का पाचन आसान हो जाता है, ठीक है ना, वसा का पाचन आसान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पित्त है ये किससे संबंधित है, वसाओं के पाचन से संबंधित है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर इसमें ए होगा, वसा के पाचन से संबंधित है। कहां पर जाता है पित्त, कहां पर खुलता है, कौन बनाता है, ध्यान दीजिएगा, इस पित्त को यकृत बनाता है। कौन बनाता है, इस पित्त को यकृत बनाता है। कहां आता है एकत्रित होने के लिए, पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है। फिर पित्ताशय से कहां चला जाता है, ग्रहणी में चला जाता है। ग्रहणी यानी डियोडिनम में चला जाता है, ग्रहणी यानी डियोडिनम में चला जाता है, ठीक है। ये डियोडिनम है, ये कौन सा, छोटी आंत का पहला भाग है डियोडिनम, और यही डियोडिनम में ही दो चीजें आके खुलती हैं। एक तो ये पित्त नलिका जिससे पित्त आता है, दूसरा यहीं पर आकर के अग्न्याशय ग्रंथि से आने वाली नलिका भी खुलती है, ठीक है, जिससे अग्न्याशयी रस आता है। और दोनों ही मिल करके, अग्न्याशयी रस भी क्षारीय द्रव्य है, पीएच लगभग 8.0 के आसपास होता है। पित्त रस भी क्षारीय द्रव्य है, लगभग पीएच इसका 7.7 के आसपास होता है। दोनों ही मिलकर के छोटी आंच के माध्यम को क्षारीय बना देते हैं, एक लाइन बेसिक मीडियम बना देते हैं, जबकि जो आमाशय होता है उसका माध्यम अम्लीय होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको काफी कुछ बताने की कोशिश किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रोलेथ्रिन है एक सामान्य, प्रोलेथ्रिन या प्रोलेथ्रिन कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, प्रोलेथ्रिन भी कह सकते हैं। एक्चुअली जो ये प्रोलेथ्रिन है, प्रोलेथ्रिन बेसिकली क्या है, हम इसी तरह से देखते हैं। जो ये प्रोलेथ्रिन है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है बीटा इलेथ्रिन और एक होता है प्रोबीटा इलेथ्रिन, और दोनों ही जान लीजिएगा दर्द निवारक में इनका कोई काम नहीं है, पेशियों को शिथिल करने में भी इनका कोई काम नहीं है, बालों को रंगने में भी इनका कोई काम नहीं है,
तो क्या बचा? मच्छर विकर्षण। आंसर क्या होगा आपका? आंसर इसमें होगा सी, यानी मच्छरों को हटाने में यह भूमिका निभाता है, मच्छरों को मारने में भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो प्रोलेथ्रिन है बेसिकली ये पादप उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है? पादप उत्पाद। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, पादप यानी प्लांट प्रोडक्ट, यानी पादप उत्पाद। पादप उत्पाद किससे लिया जाता है? किससे लिया जाता है? प्लांट से मिलता है, पादपों से मिलता है। और ये जो है इसी को जब कंबस्ट करके, डिस्टिलाइज करके और न्यू फॉर्म में बना करके और इसको एक ट्यूब में भर देते हैं, और जब वो हल्का सा गर्म होती है तो उसमें आप जानते हैं एक जो है वो ग्रेफाइट की लगी होती है, एक जो है रॉड शेप में। वो जब गर्म होती है तो इसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण यानी इसका वेपराइजेशन होता है, और इसी वेपराइजेशन के थ्रू जो है ये पूरे कमरे में क्या होती है? ऐसे ऐसे फैलता जाता है, और जो मच्छर होते हैं वो इसकी गंध से जो है वो भागते लगते हैं। उनकी उसको गंध इतनी ज्यादा बुरी करती है। याद रखिएगा, मच्छर दो चीजों से आकर्षित होते हैं, एक तो रंग से आकर्षित होते हैं और दूसरा गंध से आकर्षित होते हैं, यानी कलर से अट्रैक्ट होते हैं, और स्पेशल जो आपकी स्मेल होती है उससे। जैसे आप लोग कई तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा लेते हैं, ये सब का काम क्या है? इन सब का काम है आपकी शरीर से आने वाली गंध को अलग करना। यानी जब गंध खराब हो जाती है उनको बिल्कुल अच्छी लगती है, आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। अदरवाइज जैसे आपने बालों में तेल लगाया है तो आप देखेंगे कि जो है अगर वो वाला तेल उनको बहुत पसंद है, इसीलिए किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा आ जाते हैं मच्छर, जिसकी स्मेल उनके हिसाब से अच्छी होती है, और किसी किसी के पास कम जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये मच्छर विकर्षण के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? यानी इनमें से आप कह सकते हैं कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है। ठीक है, विटामिन ए आप जानते हैं इसका काम क्या है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साहब? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी आप जानते हैं, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स के तौर पर है। ठीक है, और अगर हम इसको कलेक्टिवली कहें पूरी विटामिन के बारे में, विटामिन की कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यानी उपापचयी प्रक्रिया के लिए ये, और शॉर्ट में कहें तो पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है ये, विटामिन है ये। विटामिन डी आप लोग जानते हैं इसका संबंध किससे है? कैल्शियम से है। किससे है? कैल्शियम से है। तो इससे कई तरह के रोग हो जाते हैं। आप जानते हैं कैल्शियम की कमी, यानी विटामिन डी की अगर कमी है तो कैल्शियम से संबंधित बीमारियां, ठीक है ना, जिसमें बच्चों में रिकेट्स होता है, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, बाद में ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है ना। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़े हैं आप, इनमें घाव भर जाता है। ये तो सामान्य रोग हो गया, लेकिन विटामिन सी की दो और बहुत काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि इससे, विटामिन सी से भी इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी आती है, यानी इससे क्या बढ़ता है? आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा, अगर कहीं घाव हो गया है तो ये क्या करता है? घाव भरने में सहायता करता है। विटामिन सी क्या करती है? ठीक है, घाव भरने में सहायता करती है। इसीलिए इसको घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। किसको? विटामिन सी को। तो इस तरह अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो आंसर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें, ठीक है, विटामिन सी, विकल्प भी सी, विटामिन भी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि नहीं है, सल्फा औषधि नहीं है। पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे, शायद पहले सेट में या दूसरे सेट में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। सल्फा औषधियां हम उन्हें कहते हैं जिनमें मुख्य रूप से क्या होता है, सल्फर कंटेंट पाया जाता है। और ये सल्फर बेस्ड औषधियां मोस्टली क्या होती हैं, बड़े जीवों मतलब मुख्य तौर पर पशुओं के लिए, जो पशुओं की दवाएं बनती हैं, ठीक है, उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सल्फाडाइजीन है, सल्फामिराजीन है, पिप्राजीन है, जिसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन बीइंग में किसके में इस्तेमाल किया जाता है, कीटों को मारने के लिए, कीटों को मारने के लिए। कौन से कीट, पेट के कीटों को मारने के लिए। इसमें अगर किसी को है तो सल्फाडाइजीन वो ले सकता है, या सल्फामिराजीन ले सकता है वो, ठीक है, और पिप्राजीन आती है उसको ले सकता है। ये इन सबको क्या करना है, 2 बार में लेना होता है। अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं तो आप इसका लिक्विड ले सकते हैं, अगर टैबलेट खा सकते तो टैबलेट खा लीजिए, ठीक है। और इसका तरीका होता है इन औषधियों को खाने का, कब खाना चाहिए। एक तो जैसे आप कम से कम आज मान लीजिए सपोज दैट कि आप संडे को ले रहे हैं, तो अगली डोज इसकी संडे को ही लीजिए, यानी 1 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लीजिए। दूसरा, हमेशा खाना खाने के बाद रात में लीजिए। खाना खाने से पहले थोड़ा सा हो सके तो मीठा खा लीजिए, और अच्छा रहेगा, क्योंकि मीठा खाने से पेट के जो कीड़े उनको बड़ा पसंद होता है मीठा। तो जो मीठा खा लेंगे 10 मिनट पहले, सब आकर इकट्ठा हो जाएंगे, और फिर जब दवा खा लेंगे तो उनको मारने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सल्फा औषधियां हैं, ठीक है। सल्फा क्या लिखा, क्वेश्चन का पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि नहीं है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सल्फा औषधि नहीं है। तो वास्तव में पेनिसिलिन भी सल्फा औषधि है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी सल्फा औषधि है, ब्रुसोन भी सल्फा औषधि है। जो ये थियोब्रोमिन देख रहे हैं आप, यही सल्फा औषधि नहीं है। थियोब्रोमिन जो है यही सल्फा औषधि नहीं है, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, पीसीएस में भी रिपीट किया गया है, याद रखिएगा। कई बार यूपी पीसीएस के हुए क्वेश्चंस जो अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं या थोड़ा सा टफ होते हैं, उनको आरओ एआरओ के लिए डाल दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा टफ दिखाई पड़े, मोस्ट लाइकली कंफ्यूजिंग दिखाई पड़े, या मैक्सिमम लोगों ने उसको गलत किया होगा, ये मान के चलिए कि आरओ एआरओ में या लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसमें, 6 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है। मोतियाबिंद यानी इसको कहते हैं कैटरैक्ट। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोतियाबिंद जो हो जाता है किसी को, उस मोतियाबिंद से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित होता है। अब समझिए जरा इसको आप पहले से तो कि मोतियाबिंद है क्या। एक्चुअली हमारी जो आंख होती है, इस आंख में ऐसा पार्ट जहां पर अगर किसी दूसरे की आंख में देखें, झांके नहीं देखें, ठीक है, तो अगर दूसरे की आंख में देखें तो आप उसमें दिखाई पड़े, वही पार्ट वो होता है, कह सकते हैं जहां पर वो लेंस का पार्ट है। लेकिन किसी के जो है आंख में आपने देखा होगा कि वो बीच का जो भाग है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ये आंख है, ठीक है ना, मान लीजिए भाई, हमसे आंख वाँख नहीं बनेगी, ठीक है, तो मान लीजिए ये आंख है। अब इसके में जो ये सपोज दैट कि ये बीच का भाग है, ठीक है पूरा, और ये इतना पीला नहीं होता है, यहाँ ज़्यादा पीला दिखाई पड़ जा रहा है, ठीक है। और इस पीले वाले भाग में आप पाएंगे सेंट्रलाइज पोर्शन एक होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रलाइज पोर्शन है, इस सेंट्रलाइज पोर्शन में
इस बीच वाले भाग में एक जो है इस तरह का भाग दिखाई पड़ने लगता है। किसी किसी में थोड़ा छोटा होता है, किसी किसी में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये पूरा का पूरा बड़ा हो गया। अब ये पूरा जो बड़ा हो गया, आप इसको कह सकते हैं कि मोती के समान, ये जैसे सफेद मोती होता है वैसे ही ये चमकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मोतिया बिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतिया बिंद बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। एक्चुअली जब एक समय के बाद जो उम्र, एक्चुअली ये हमारा जो लेंस होता है सामान्य तौर पर ये लगभग बाई कॉन्वेक्स स्टेज में काम करता है, यानी लगभग उभयोत्तल प्रकृति का होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, ये लेंस जो होता है ये कुछ चपटा सा और लगभग अपारदर्शी जैसा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो आपस में ये ऐसे चिपक जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी हो गया तो इस पे किसी भी प्रकार की कोई इमेज जो बननी है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि प्रकाश किरणें इसको पार ही नहीं कर पाएंगी। ठीक है, कॉर्निया तक पहुंचेंगी तभी इमेज बनती है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि सपोज दैट ये आपकी आंख है और इस आंख में ये क्या है? आपकी आंख का पोर्शन है। यहां पर ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन आपकी रेटिना का पोर्शन है। आप जानते हैं रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कॉर्निया का पोर्शन है। ठीक है, कॉर्निया का पोर्शन है। और कॉर्निया आप जानते हैं प्रकाश किरणों के संकेंद्रण का, यानी कंसंट्रेशन का काम करती है। जब इस तरह से प्रकाशीय किरण कोई आती है तो ये अल्टीमेटली जाती है और यही कॉर्निया पर क्या होती है, रेटिना पर क्या होती है? मिल जाती है और यही क्या है? पिक्चर बन जाती है। यही पर आकर के आपका प्रतिबिंब बन जाता है और आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन इसमें लेंस की भूमिका है कि यहां एग्जैक्ट इसको पहुंचाने में हेल्प करे। अगर लेंस काम नहीं कर रहा है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना? और फिर क्या होगा? आपको स्पष्ट या अधूरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जब ज्यादा अपारदर्शी हो जाएगा तो मैंने कहा, देख रहे हैं मोती के समान ऐसे ही ये चमकने लगेगा। ठीक है, सफेद मोती के समान क्या होगा? ये चमकने लगेगा और यही क्या कहलाएगा? आपका मोतिया बिंद कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल लेंस लगा देता है, कृत्रिम लेंस लगा देता है और फिर आपको दिखने लगता है। और चूंकि लेंस एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता है तो इसलिए वो क्या करेगा? चश्मा लगा देता है थोड़ा सा आपकी पावर के हिसाब से। ठीक है, और आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो क्लियर क्या हो गया? ना तो कॉर्निया प्रभावित होगी, ना दृष्टि पटल प्रभावित होगी, ना स्वच्छ मंडल आंखा प्रभावित होगा। प्रभावित क्या होगा? लेंस होता है प्रभावित। ठीक है, तो अगर मोतिया बिंद है इसका मतलब क्या हुआ? क्या खराबी है? आपकी आंख में लेंस खराब हो गया है। क्या कह रहा है? मोतिया बिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? लेंस प्रभावित होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। CO1148 CO1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। अब एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, इसमें ज्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फैक्ट है, ये क्या है? एक तथ्य है और उसको उसी तथ्य के हिसाब से ही आप समझिए। ये प्रजाति है एक्चुअली गन्ना की। किसकी प्रजाति है? शुगर केन की। एक बार ये पूछ लिया गया है, जरूरी नहीं रिपीट करें, लेकिन आप आया है तो उसको पढ़ लीजिए। किसकी प्रजाति है? गन्ना की प्रजाति है। क्योंकि हम लोग पुनरावलोकन की स्थिति में हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट भी। बड़ी अच्छी प्रजाति है ये गन्ना की। हैदराबाद में बहुतायत में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र यानी सॉलिड यूरिन, ठीक है, उत्सर्जित करता है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ठीक है, कौन सा जानवर जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन उत्सर्जित करता है भाई? कौवा, गिलहरी, जिराफ। इनमें कुछ किसी का तो आपने मलमूत्र देखा ही होगा। इनका मलमूत्र साथ ही निकलता है, तो कौवा नहीं होगा, गिलहरी भी नहीं होगी। जिराफ जो है मल अलग निकालता है और मूत्र अलग निकालता है। जिराफ में मल और मूत्र के मार्ग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कंगारू और चूहा, ये दो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही इसका आंसर है, कंगारू और चूहा।
ठीक है ना, कंगारू और चूहा। क्यों होगा समझिएगा। एक्चुअली कंगारू और चूहा की कुछ विशेषता होती है। विशेषता क्या है? कंगारू और चूहा, पहली चीज तो इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं होती है। स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथियां नहीं होती इसमें। पसीने की ग्रंथि जो होती है वो इसमें नहीं पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है पसीना भी नहीं निकालते हैं, क्योंकि ये एक तरह से डेजर्ट वाली प्रजातियां हैं, कंगारू भी और चूहा भी। और ये अपने ये पानी का कम उपयोग करते हैं। अगर इनको 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी न मिले तो भी ये जीवित रहते हैं। कभी अगर चूहा आपने पकड़ लिया हो और 2-3 दिन उसमें गलती से बंद रह के चूहा चूहेदानी में फंसा रह गया, कुछ उसके चोट वोट नहीं पहुंची है, तो अगर उसको खाना आप देते रहें, दाने वाने कुछ देते रहें गेहूं वगैरह के, उनको आप पानी मत दीजिए तो भी वो जीवित रहेगा। ठीक है, इसमें यानी उसकी मृत्यु फिर भी नहीं होगी। ठीक, क्योंकि वो पानी का कम इस्तेमाल करता है। और होता क्या है, उनकी जो किडनी, उनकी जो यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, उनमें हेनले ऑफ लूप की बड़ी भूमिका होती है, जिसकी वजह से इनमें मूत्र बहुत कम बनता है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, जो मलमूत्र है उसको एक तो एक साथ विसर्जित करते हैं, और वो लगभग किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक है ना, हम कायदे से अर्ध ठोस अवस्था कह सकते हैं। सेमी सॉलिड जो है वो वे में होता है। ठीक है, अर्ध ठोस अवस्था में होता है। किसमें? कंगारू में भी और चूहे में भी। आप लोग देखे होंगे, अगर घर में 2-4 चूहे आ गए हैं तो आपको उनकी बीट पड़ी हुई मिलती है। ठीक है, और वो वास्तव में मूत्र नहीं मिलेगा, बस केवल वो मल मूत्र दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर? आंसर इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? कौन सा अनाज क्या है? मानव निर्मित है। ये इसमें आंसर होगा टिटिकेल। टिटिकेल एक ये आंसर होगा। ये लगभग कह सकते हैं मानव निर्मित प्रजाति है, गेहूं से मिलती जुलती प्रजाति है। वास्तव में गेहूं और राई को मिला करके आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रजाति है जिसमें जो है गेहूं और उसको मिला करके, गेहूं और राई को मिला करके बनाया गया है। गेहूं और राई को मिला करके बनाया गया है। और ये एक ऐसी प्रजाति है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, कृत्रिम तौर पर बनाया गया है, यानी इसको मानवों ने बनाया है। किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। तो ये मानव निर्मित प्रजाति भी हो सकती है। क्या होगा इसमें आंसर? टिटिकल होगा। तो 10th का क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। किसकी बनी है? हम कह सकते हैं इसको, ये गेहूं प्लस राई। राई समझते हैं ना, राई मतलब सरसों। ठीक है, गेहूं और राई को मिला करके इस प्रजाति को बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कई बार आ चुका है टर्म। इसके पिछले के जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, अगर उनको देखेंगे तो वहां भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में वहां भी मिलेगा आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, स्पेशलाइज्ड चीजों को हमेशा क्या करिए? अंडरलाइन करिए। नॉस्टॉक ये एल्गी है एक, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एनाबीना ये भी एल्गी है। एजिटोबैक्टर, ठीक है, ठीक है, ये भी क्या करता है? एजिटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, ये भी दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो होगा क्या नहीं? स्पेशली माइकोराइजा। माइकोराइजा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? 11th का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है? एक जानवर नहीं है
जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो जो बनमानुस है, चिंपैंजी है, ये भी जानवर नहीं है। तोता पक्षी वर्ग में आता है, ठीक है, तोता पक्षी वर्ग में आता है, ये भी जानवर नहीं है, ठीक है। सूस यानी डॉल्फिन, ये एक मत्स्य वर्ग की प्रजाति है, तो ये भी जानवर नहीं है। लेकिन एक्चुअली कुत्ता को एक जानवर माना जाता है, ये एक पेट एनिमल में आता है, ये एक जो है एक पेट एनिमल में आता है। लेकिन ठीक है, एक पेट एनिमल में आता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान समझिए, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। तो भाषा का उपयोग करना तो तोता को भी सिखाया जाता है, पर भाषा के आधार पर वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। भाषा के आधार पर अगर हम कह सकते हैं जानवरों में, तो थोड़ा गाय बैल भैंस की श्रेणी को हटा दिया जाए अगर, तो कुत्ते को आप यहां ले सकते हैं। और कुत्ता क्या है, इसको भाषा का प्रयोग जो है वो करना सिखाया गया है, और ये भाषा के उपयोग के आधार पर प्रतिक्रिया भी करता है। जैसे आप उसको तरह तरह से आप लोग अपने पेट के बारे में जानते होंगे, क्या क्या इशारा करते हैं तो क्या क्या करने लगता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुत्ता इसमें आएगा, ठीक है। इसको आप लोग रटिएगा थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता एक्चुअली, तो उसमें हम लोग गेस के आधार पर कर सकते हैं। ये फैक्ट वाली चीज नहीं, तथ्य नहीं है कि कहीं एग्जैक्ट ऐसे मिला लिखा जाएगा। तो जब ये पूछ लिया जाता है तो उसी आधार पर आप इसका आंसर तैयार करते हैं। क्या होगा, ये 12 का सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। निम्न में से कौन सा एक विटामिन, परिचय किसकी बात कर रहा है, विटामिन की बात कर रहा है। फिर दूसरा कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, यानी आपके शरीर में ही बनता है। जब हमारा विटामिन वाला जो वीडियो है कंटेंट में, अगर उसको आप देखेंगे तो वहां हमने बताया है कि जितनी भी विटामिनें पाई जाती है, चाहे वो वसा में घुलनशील हो चाहे वो जल में घुलनशील हो, उन विटामिनों में विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जिसको हम हार्मोन भी कहते हैं। एक हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको ये हमारे शरीर के अंदर ही संश्लेषित होती है। बाकी जितनी भी विटामिनें हैं, चाहे वो जल में घुलनशील हो चाहे वो वसा में घुलनशील हो, इनको हम बाह्य वातावरण से पोषक पदार्थ के तौर पर हम ग्रहण करते हैं। विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, विटामिन डी का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। जाहिर सी बात आंसर क्या होगा इसमें, बी आंसर होगा, ठीक है। विटामिन बी ही है जिसका त्वचा में क्या होता है, त्वचा में संश्लेषण होता है, त्वचा में संश्लेषण होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें, विटामिन डी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित ठीक है, विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन से इनमें वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है, यानी विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। खसरा आप जानते हैं ये वायरस से होती है। रेबीज, हाइड्रोफोबिया ये भी वायरस से होती है। पोलियो ये भी वायरस से होती है। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यानी टीबी, ठीक है। टीबी 2 प्रकार की होती है, चाहे वो लिम्फ नोड टीबी हो चाहे वो चेस्ट में लंग्स की टीबी हो, दोनों ही प्रकारों का जो है कारक कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है।
इस बैक्टीरिया से ये होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला ऑप्शन है ये क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है। टीबी किसे होती है, क्षय रोग, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, यानी ये जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसमें, लास्ट होगा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूं, लेकिन उसको एक्सप्लेन मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है करने का एक वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर अभी नहीं होगा तो बाद में मिलेगा, जब हम ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन वाले में इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, डिटेल आंसर मिलेगा। फिलहाल इसमें उत्तर जो होगा वो मस्तिष्क होगा, क्योंकि अगर मैं इसको बताना शुरू करूंगा तो इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीज बतानी है जिसको अगर आप वहां समझेंगे तो बढ़िया समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें कि आपका ब्रेन आता है, मुख्य रूप से आपका ब्रेन आता है, और आपके स्पाइनल कॉर्ड आती हैं, इन सबको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, ब्रेन के सारे पार्ट को समझना पड़ेगा, ब्रेन के फंक्शन को, फिर जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है उसको बढ़िया समझना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। फिलहाल इसमें आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, मस्तिष्क, यानी सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में से किन में वास्तव में कौन सा है दर्द महसूस नहीं करेगा, कौन दर्द महसूस नहीं करता है, क्या होगा, मस्तिष्क होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। घोड़े में पाया जाता है, देखा ही होगा आप लोगों ने, नाल लगाई जाती है घोड़े में। जेब्रा यानी चित्तीदार घोड़ा, वो भी घोड़े की प्रजाति है, उसमें भी पाया जाता है। हिरन में खुर होता है, छोटा खुर होता है, लगभग ऊंट की तरह खुर होता है। ऊंट में भी देखेंगे आगे की तरफ थोड़ा सा निकला होता है, बाकी ऊंट में भी कोई खास खुर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गीदड़। गीदड़ यानी इसको शायद सियार भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इनमें खुर लगभग नहीं पाया जाता है, हाँ थोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो क्या आंसर होगा इसमें, 16 का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यानी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। एक तरफ क्या दिया गया है, हार्मोन, एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ इसमें क्या दिया गया है, कार्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये जो लिखा है ये नहीं है। एक तरफ इसमें कार्य दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, सब जानते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा हो जाएगा तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कराने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन को हम छोड़ देते हैं अभी भी। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण, यानी स्तन ग्रंथियों से दुग्ध जो है मुक्त होने को ये कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि रक्तचाप का नियमन करता है, लेकिन बेसिकली जो है इसका जो काम है गैस्ट्रिन हार्मोन का, वो रक्तचाप का नियमन नहीं होता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है ये निद्रा का नियंत्रण, यानी आपकी नींद जो है उसको थोड़ा सा नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का संबंध किससे है, बेसिकली इसका संबंध डाइजेशन से है। किससे है, डाइजेशन से है, यानी पाचन से है। जाहिर सी बात है कि ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये वाला मैच नहीं करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। ये वाला जो मैच आप देख रहे हैं ये वाला मैच सही नहीं है, ठीक है। तो 17 में कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन। यूरिया है, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन और एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। देखिए एक्चुअली यूरिया बनती कहां पर है? ये जो यूरिया है ये बनती कहां है और कैसे बनती है? एक्चुअली उत्सर्जन की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारे यहाँ होता है, उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में नेचर ने लगभग इस प्रकार से हमारे यहाँ उत्सर्जन सिस्टम को बनाया है, ठीक है ना, कि हम जो भी हमारे से अपाच्य अंश है, जो हमारे शरीर का अपाच्य अंश है, वो इस प्रकार से उत्सर्जित किया जाए कि हमारे शरीर को कोई मतलब हमें भी नुकसान नहीं हो और वातावरण को भी नुकसान ना हो करके वो किसी प्रकार से उसको फायदा ही पहुंचाए। अब देखिए हम जब प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। इसमें लगभग 14% के आसपास क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। किसमें? प्रोटीन में। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तो हमारे शरीर में यूज हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये हमारे शरीर के लिए बेस्ट है, बिकॉज आप ये पार्ट ऑफ द प्रोटीन है, इसलिए हमारे शरीर में आ गया प्रोटीन ग्रहण करने के साथ ही, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। नाइट्रोजन विभिन्न प्रतिक्रियाओं से क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से मिल जाती है और क्या बना लेती है? अमोनिया बना लेती है। क्या बन जाती है? अमोनिया बन जाती है। अब अमोनिया खतरनाक है, पर कई जंतु ऐसे हैं जो प्रोटीन के उपापचय के पश्चात निर्मित अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही उत्सर्जित कर देते हैं मूत्र के माध्यम से। जैसे आपका मेढक है, ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? अमोनोटीलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटीलिक। अब इस अमोनिया को कुछ लोग अमीनो अम्ल के रूप में भी उत्सर्जित करते हैं, उनको बोलते हैं अमीनोटीलिक। जो अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही निकालने बोलते हैं अमोनोटीलिक। अब कुछ हैं जो इसको ग्वानिन के रूप में निकालते हैं, पक्षी वर्ग के जीव हैं, ग्वानिन के रूप में निकालते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरिकोटीलिक। लेकिन ऐसे जीव जो अमोनिया को यूरिया में बदल के निकालते हैं, इस अमोनिया को क्या किया जाता है भैया? यूरिया में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। इस अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जब इस अमोनिया को यूरिया में बदलने लगते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब इस अमोनिया को हम यूरिया में बदल के निकालने लगते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे जंतु जो अमोनिया को यूरिया में बदल के निकालते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटीलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटीलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटीलिक। तो मनुष्य कैसा जंतु है? यूरियोटीलिक जंतु है, यूरियोटीलिक जंतु है। अब इस यूरिया को ध्यान से देखा जाए, यूरिया क्या है? गंधहीन होती है। अमोनिया से बेहोश हो जाएंगे हम आप। यूरिया गंधहीन होती है, रंगहीन होती है और जल में विलेय होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप यूरिनल के लिए जाएं, मूत्र विसर्जित करने जाएं, तो ऐसे में आप वॉशरूम में अपने पानी डाल दें, क्योंकि इससे क्या हो जाता है? ये यूरिया जल में विलेय हो जाती है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है, और जो स्मेल आती है, वो गंध जो है वो नहीं आती है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो मूत्र में गंध आती है वो किसके कारण से आती है? बेसिकली ये गंध जो है अमोनिया कारण आती है, क्योंकि कुछ अमोनिया बच जाती है और यही अमोनिया जो होती है वो थोड़ी सी मूत्र में बची है आती है, और इसी अमोनिया कारण ही गंध जो है वो मूत्र में आती है। तो अगर यूरिया को देखा जाए, यूरिया के फार्मूला को देखा जाए, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं कि यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। क्या है? सेलुलोज का पाचन मानव शरीर नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। मानव शरीर क्या है? में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ठीक है, डायस्टेज विद्यमान रहता है, ठीक है। अब जरा देखिए
कह रहा कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है, ए गलत है और किंतु आर सत्य है, यानी ए असत्य है और आर सत्य है। अब देखिए क्या कह रहा है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बात सही है, 100% सही है। हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज का पाचन वही कर पाते हैं जो रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली जो खाने में करते हैं, तो जुगाली बोलते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं वही पाचन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके पाचन के लिए जो अंग है वो बड़ी आंत में जुड़ा हुआ है। कहां? वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जुड़ा है कहां? बड़ी आंत में, और छोटी आंत में ही पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हम पाचन उसका कर नहीं सकते हैं। हम सेलुलोज को, सेलुलोज जैसे आप अंकुरित बीज खाते हैं तो अंकुरित बीज में जो बीज, जो अंकुरित वाला पार्ट होता है वो पूरा सेलुलोज ही है। तो इसका हम जैसे खाते हैं इसको वैसे का वैसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। दूसरा, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, आपको कि ये डायस्टेज एंजाइम जो है वो पाचन से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ये डायस्टेज एंजाइम वहां पर उपस्थित रहता है, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम वहां पर उपस्थित रहता है। इट मींस दैट कि ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन दोनों एक अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग एक भाग हैं। जाहिर सी बात है कि सही दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे का ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ विटामिन दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। विटामिन B12 आप जानते हैं इसका संबंध सीधे किससे है? रक्त से है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आपको एनीमिया हो जाएगा। विटामिन C आप जानते हैं इससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना, दांतों का रोग हो जाता है। इसका मतलब ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। विटामिन डी, विटामिन के आप जानते हैं ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिरक्तस्रावी कारक है, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? विटामिन डी। बंध्यता रोधी कारक नहीं, ये स्टेरिलिटी नहीं पैदा करता, जबकि आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो सूखा रोग हो चाहे वो अन्य रोग हो, ठीक है ना। तो विटामिन डी की कमी से ये सब बीमारियां हो जाती हैं। यानी इसमें क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? आंसर इसमें क्या सही होगा? सी आंसर इसमें सही होगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने कुल 20 क्वेश्चंस की सीरीज दिया, इसके पूरे की हम आंसर शीट आपको दे रहे हैं। ये आंसर की है इसकी।